तो ये इनपुट आपके लिए बहुत बड़ा मायने रखता है और आपके बच्चे के लिए बहुत बड़ा मायने रखता है कि किस तरह से 6-8 महीना डॉक्टर्स के चक्कर लगा लगा के परेशान हो जाते हैं और फिर भी समझ में नहीं आता कि हो क्या रहा है। देश में सबसे बड़ा दुख क्या है आपको पता है? किसी माँ बाप के कंधों पे उसके बच्चे का शव। इस दुनिया में उससे बड़ा दुख कुछ नहीं है। ये वो माँ बाप है जो खड़े होकर देख रहे हैं अपने बच्चों को तिल तिल हर दिन आखिरी सांसें गिनते हुए। बच्चा है वो डेथ हो रहा है तो हमें कैसा लगेगा, इसलिए हम आज यहाँ पे आया, हमें बच्चा छोड़ के, क्योंकि माँ के बिना बच्चा नहीं रह सकता है, तो हम बच्चा छोड़ के आज यहाँ। पेरेंट्स है, माँ है, क्या गुजर रही है इन पे। आपसे ये दिखाना चाहता हूँ कि लोग अपने दुख को सबसे बड़ा दुख समझते हैं। इस देश में, इस दुनिया में आके देखिए, ऐसे ऐसे दुख हैं जिसके सामने आपकी अपनी जो मजबूरी या कोई दुख और दर्द होगा वो बहुत छोटा नजर आएगा। हिम्मत की दाद दीजिए इन माता पिता का, किस तरह से उस दुख को झेलते हुए भी इनको रोज जीना है। उनके बच्चों में अगर ये बीमारी होगी भी तो आप यकीन मानिए 1-2 साल तो उनको पता भी नहीं चल रहा होगा कि ये बीमारी है उनको, क्योंकि जब मेट्रोपॉलिटन सिटी में ये बात कर रहे हैं कि डॉक्टर्स के 6-8 महीने धक्के खाने के बाद फिर कोई कहता है, ऐसा कोई नॉलेजेबल डॉक्टर मिल गया, इनको कहा न्यूरो सर्जन के पास जाइए, आप न्यूरोलॉजिस्ट के पास जाइए, ले गए, वहाँ पर दिखाया, तब इनको पता चला। कॉर्पोरेट हाउस के 12-12 लाख करोड़ माफ़ कर दिए जाते हैं। क्या अगर इस देश में 50,000 के करीब ऐसे बच्चे हों, SSP के डिजीज वाले बच्चे हों, जो पता नहीं अपनी ज़िंदगी के आखिरी लम्हे गिन रहे हों शायद, और DMD के पेशेंट बच्चे हों, ऐसे बच्चों के लिए सरकार क्या दवाई फ्री नहीं कर सकती? कम से कम माता पिता को इतना तो फैसिलिटी और सहूलियत तो मिलता है। वो दुख में रो लेगी अपना, ये माँ रो रही है, ये पिता है, इनके दिल पे क्या गुजर रही है। भारत के उन गरीब लोगों का क्या हाल है जिनके पास पैसे ना हो, उनके बच्चे इस हाल में हो। इस दुख में रहते हुए भी, इस पीड़ा को झेलते हुए भी ये आपके पीड़ा की बात कर रही है। यही तो हमारा हिंदुस्तान की खूबसूरती है और मोहब्बत की बात है। आई एम वेरी प्राउड ऑफ यू मैम। आपने जो कहा, आप इतनी अपने किसी का बच्चा इस हाल में पड़ा हो और उसके बावजूद भी वो आपके लिए सोच रहा हो, बहुत बड़ी बात है हमारे लिए, बहुत बड़ी बात है। शायद मैं भी ऐसा नहीं कर पाऊंगा, पता है लाइलाज है, अभी इसकी कोई इलाज नहीं है, लेकिन क्या सरकार जिनके वोट से उनको सारे ऐशो आराम सुविधा मिलती है, सिर्फ एक डिसीजन ही तो लेना है कि इस तरह के जो बच्चे हों उनका इलाज या उनका दवाई जो भी लगेगा वो फ्री ऑफ कॉस्ट होगा। शर्मा जी, आपने एक बात कही है शुरू में कि हम पे ध्यान नहीं दिया जा रहा क्योंकि हमारी संख्या कम है, ऐसी बीमारियों की संख्या कम है। क्या पूरा देश में फैल जाएगा तब सरकार जागेगी? नहीं, मैं इसलिए आपको ये बात कर रहा हूँ, क्योर तो तभी होना चाहिए ना जब ये जड़ फैला रहा है ना, पूरे देश के बच्चों का हो जाएगा तब सरकार। नमस्कार। एक माता पिता के लिए वो दिन कैसा होता है जब उसको पता चलता है कि उसके बच्चे को एक ऐसी लाइलाज बीमारी है, कहना पड़ेगा मुझे कि लगता है कि जैसे इसकी उम्र आज है या कल है, पता नहीं। जब उस माता पिता को कैसा फील होता होगा जब उसका 7-8 साल का बच्चा हंसता खेलता स्कूल जा रहा हो, एकदम से उसको ऐसी बीमारी का पता चले कि बिल्कुल लाइलाज हो और एकदम से वो वेंटिलेटर पे चला जाए। हम बात करें, हमारे साथ जो माता पिता खड़े हैं, इनके बच्चे पीड़ित हैं एक डिजीज़ है SSP, जो नर्व सिस्टम से रिलेटेड है, सेंट्रल नर्व सिस्टम को जो डैमेज करता है। और जब बच्चा जन्म लेता है उस वक्त कुछ पता नहीं चलता और एकदम से हंसता खेलता 7-8 साल का बच्चा बिल्कुल बेड रिडन हो जाता है या वो वेंटिलेटर पे चला जाता है। उसके हाथ पैर काम करना बंद कर देते हैं, वो बोलना बंद कर देता है, वो किसी लायक मतलब बच नहीं जाता है। लेकिन SSP जो डिजीज़ है, जो न्यूरोलॉजिकल एक डिसऑर्डर है, जिसके अंदर में अभी तक उसका कोई इलाज नहीं है। मैंने आप दर्शकों को DMD के चाइल्ड दिखाए थे और उनकी मजबूरियाँ दिखाई थी, किस तरह से माता पिता बिलख रहे थे। एक ऐसा ही बीमारी से पीड़ित हमारे जो माता पिता यहाँ खड़े हैं, उनके बच्चे पीड़ित हैं। क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम अमित शर्मा है। अमित जी, जिस बीमारी की हम जिक्र कर रहे हैं, ये बीमारी का सिम्टम्स क्या होते हैं, कुछ ऐसा पता चलता है? सर, सबसे बड़ी बात है कि 5-6 महीने तक इसके सिम्टम्स पता ही नहीं चलते। उसमें लगता है कि बच्चा थोड़ा थका हुआ है या थोड़ा पढ़ाई में भूल रहा है या शैतानी ज़्यादा कर रहा है। जब चीज़ें बढ़ जाती हैं तब हम डॉक्टर के पास जाते हैं और डॉक्टर भी, जो नॉर्मल पेडिट्रिशियन होते हैं, वो भी उसको आइडेंटिफाई नहीं कर पाते। मेरे केस में ऐसा ही हुआ था। जब मैं गया था तो डॉक्टर ने कहा था कि कुछ नहीं, थकान वगैरह है, मल्टीविटामिन वगैरह के दिए थे उसको। फिर धीरे धीरे जब झटके आने शुरू हुए, झटके मतलब कि बच्चा खड़े खड़े एकदम से अपना बैलेंस लूज कर देता है। रुकूंगा सर आपको यहाँ। देखिए, ये जो इनपुट है ना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट इनपुट ये दे रहे हैं। मैं DMD के केस में बताया था कि किस तरह से सडनली उनको पता चलता है और जब वो डॉक्टर के पास जाते हैं, एक नॉर्मल चाइल्ड स्पेशलिस्ट के पास गए, पेडियाट्रिशियन के पास गए, तो वो कहते हैं कोई ऐसी बात नहीं है, अभी ठीक हो जाएगा, दवाई चलाते रहते हैं।
इन्होंने जो इनपुट दिया एसएसपी के बारे में, वो उन माता पिता के लिए, भगवान न करे किसी के बच्चे में ये हो, लेकिन जब सिम्टम्स आपको लगे कि ये ठीक नहीं हो रहा है किसी डॉक्टर से हमारे बच्चे में, इट मीन्स कि देयर इज समथिंग रॉन्ग। तो ये इनपुट आपके लिए बहुत बड़ा मायने रखता है और आपके बच्चे के लिए बहुत बड़ा मायने रखता है कि किस तरह से 6-8 महीना डॉक्टर्स के चक्कर लगा के परेशान हो जाते हैं और फिर भी समझ में नहीं आता कि हो क्या रहा है। खैर सर, बताइए आगे। उसके बाद फिर जब समस्याएं बढ़ी तो किसी ने सजेस्ट करा कि आपको न्यूरोलॉजिकल डॉक्टर के पास जाना चाहिए, जो न्यूरोलॉजिस्ट होते हैं। जब उनके पास गए तब उन्होंने कुछ टेस्ट करा और तब उन्होंने बताया कि हाँ, ये एक बीमारी हो सकती है, जिसके लिए एक टेस्ट करते हैं। टेस्ट भी इतना आसान नहीं होता कि आप ब्लड टेस्ट वगैरह, हमारी रीढ़ की हड्डी में एक पानी रहता है तो वो निकाला जाता है, तो उसके लिए भी एक हॉस्पिटल में एडमिट करके बोन मैरो टाइप का, हाँ, बोन मैरो नहीं कहलाता, वो CSF फ्लूइड होता है, हड्डी में छेद करके, हाँ बिल्कुल, रीढ़ की हड्डी में छेद करके वो निकालते हैं। तो वो भी टेस्ट इतना आसान हो, हर जगह सुलभ नहीं होता, क्योंकि हम यहाँ दिल्ली में खड़े हैं, कई छोटे शहर हैं, गाँव हैं, वहाँ पर इस तरह की परेशानी होती है, तो इस तरह के टेस्ट होना और डिले हो जाता है। तो जब वो उन्होंने टेस्ट करवाने को बोला और टेस्ट करा तो उसमें वो पॉजिटिव आई रिपोर्ट, और वो पता चला कि ये इस तरह का इन्फेक्शन है। ये उससे पहले कभी कोई दिक्कत नहीं थी, सारे टीका इसके सही टाइम पे हुए थे, कभी कोई दिक्कत नहीं, बट ये बीमारी थी। डॉक्टर से पूछा तो उन्होंने कहा कि ये रैंडम है, इसका कुछ नहीं पता कि कैसे होती है, किसको होती है। एक छोटा सा उनका जो विचार है एलोपैथिक वालों का, वो उनका ये कहना है कि कभी किसी को मीज़ल होता है, खसरा, उसका वायरस रह जाता है और वो दूसरी तरीके से एक्टिवेट होकर ब्रेन पे असर करता है। लेकिन ये किस बच्चे के साथ होता है, किसके साथ नहीं होता है, इसका कोई उन पे क्लियर आंसर नहीं है। किसी बच्चों को MMR मीज़ल का टीका लगा, उसके बाद भी बीमारियां हुई हैं, कई को नहीं लगा फिर भी हुई हैं। तो और फिर जब ये आइडेंटिफाइड हुआ तो उसके 3 महीने बाद, मतलब 3 महीने बाद तो कम्प्लीटली बेड पे बच्ची आ गई थी, बल्कि 1.5 महीने में ही उसके धीरे धीरे बोलना, उसका खाना, मतलब हम खाते हैं निगलते हैं, वो खाना मुंह में नहीं निगल पा रही है, पानी नहीं पी पा रही है, चलना फिरना बैठना सब धीरे धीरे 2.5 महीने में बेड पे आ गई है। और तब से अब तो देयर इज नो ट्रीटमेंट, कोई इलाज नहीं है। डॉक्टर सेज देयर इज ओनली सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट, जो कि आपके लक्षण रोक देंगे। क्योंकि क्या होता है, बच्चों को शुरू में झटके बहुत आते हैं, अब बैठे बैठे एकदम से हाथ फेंकते हैं, कुछ बच्चों के हाथ पैर टेढ़े होने लगते हैं, जो डिस्टोनिया कहलाता है। तो इनकी दवाई है जो आपकी मसल्स को रिलैक्स करेंगी, आपके हाथ, बच्चे के हाथ टाइट नहीं होंगे। झटके की मिर्गी की जो दवाइयाँ होती हैं, क्लोनोजेपैम वगैरह, वो दे देते हैं तो झटके कम हो जाते हैं। लेकिन जो आपके अंदर, जो बच्चे के अंदर बीमारी आ गई है, जो उसका कोई भी दवा इलाज नहीं करेगी, ये उन्होंने कहा। जो आपके सिम्टम्स हैं वो कर सकते हैं। मैं एक चीज़ जानने की कोशिश चाहता हूँ कि ये जो ट्रीटमेंट चल रही होगी, चाहे बच्चा जब ट्रीटमेंट चल रहा है, 15 साल का है जो क्रिकेटर खेलता था, इलाज तो है ही, लेकिन करता था स्कूल में, आज बिस्तर पर है। और और आज हम यहाँ हैं, हमें ये नहीं पता कि कल वो हमें मिलेगा कि नहीं, बराबर चलने वाला। लेकिन हम सिर्फ सरकार से यही चाहते हैं, हमें राजनीति नहीं खेलनी है, नहीं चाहिए, हमें सिर्फ हमें सरकार से बहुत महंगी है। इनफैक्ट गवर्नमेंट, यहाँ के गवर्नमेंट हॉस्पिटल ने, कलावती सरन हॉस्पिटल है गवर्नमेंट का बच्चों का, उसमें उन्होंने एक आइसोप्रोसाइन लिखी है दवा, जो कि यहाँ नहीं है, ब्लैक में मिलती है, कोई उसका बिल नहीं देता, बहुत महंगी दवा है। मेरे ख्याल से 4-5 हज़ार रुपए का उसका कुछ आता है। हाँ, तो वो दिन में 2 देनी होती है। 24,000 का डब्बा कितने फाइल है उसमें? 10 स्ट्रिप, 10 स्ट्रिप वो ब्लैक में मिलती है, मुंबई से मंगाते हैं। 200 गोलियां एक अभी आपके पास। हाँ, मतलब महंगी दवा है, अलग अलग जगह अलग अलग रेट है, जैसे मैंने बताया। लेकिन उससे बड़ी बात, एवरेज कॉस्ट आपकी, मतलब मैं इससे ज़्यादा करते क्या, मैं पूछ क्यों रहा हूँ, मैं बाद में बताता हूँ। नहीं सर, मान के चलिए कि नॉर्मली अगर बच्चा, आप लकी हैं और बच्चों को आपको बार बार हॉस्पिटल नहीं ले जाना है, तो भी 20-25 हज़ार रुपये तो कहीं नहीं गए महीने के। आप क्या प्रोफेशन में है? सर मैं प्राइवेट जॉब में हूँ। आप प्राइवेट जी। देखिए, मैं इसे एक चीज़ यहाँ पर जरूर कहना चाहूँगा कि बहुत से ऐसे माता पिता हैं जिन लोगों से हम जुड़े हुए हैं, जो गरीब तबके से भी आते हैं और छोटे शहरों से भी आते हैं। तो दोनों ही चीज़ें, जहाँ एक चीज़, और जब बच्चा खा नहीं पाता और पानी नहीं पी पाता, तो हम पे केवल एक सोल्यूशन होता है, बच्चे के नाक में एक पाइप डाल के जिससे राइज करते हैं वो अंदर जाना। उसको डालने के लिए भी हमें हॉस्पिटल जाना पड़ता है, उसके अपने चार्जेस रहते हैं। और ये हर जगह, अब कोई, आप सोचिए कि आप यहाँ पर हैं, आप यहाँ से अगर 100 किलोमीटर दूर यूपी में चले जाएँ या इधर हरियाणा में चले जाएँ, और वहाँ कहीं छोटे गाँव में कोई बच्चा है, तो उसके लिए आना जाने का खर्चा, अब बच्चे की कंडीशन ऐसी होती है कि आप बाइक पे या पब्लिक ट्रांसपोर्ट में उसे लेके नहीं जा सकते। नहीं, मैं आपकी बात, मैं उसी पे आ रहा था। मैं कह रहा था कि उनके लिए खर्चे और ज़्यादा है। मैं उसी पे आ रहा था। इस देश का आंकड़ा कहता है कि अगर आप 25,000 रुपये मंथली कमाते हैं, तो आप उन टॉप 10% लोगों में आते हैं जिनकी इनकम 25,000 रुपये। अब सोचिए, एक माता पिता 20 से 25,000 रुपये, जिनका बच्चा सामने नज़र आ रहा है, किस हालात में है मैं बयान नहीं कर सकता,
और उनके दिल पे क्या गुजर रही है। 25,000 महीने खर्च करना पड़ रहा, वो कहाँ से कर रहे होंगे? क्या वो 10% जो टॉप पे बैठे हैं 25,000 रुपये की इनकम वाले, उनकी 25,000 रुपये अगर तनख्वाह भी हो और वो खर्च हो जाती हो तो घर कैसे चलेगा उनका? मतलब लोग, मैं आपसे ये दिखाना चाहता हूँ कि लोग अपने दुख को सबसे बड़ा दुख समझते हैं। इस देश में, इस दुनिया में आके देखिए, ऐसे ऐसे दुख हैं जिसके सामने आपकी अपनी जो मजबूरी या कोई दुख और दर्द होगा वो बहुत छोटा नजर आएगा। हिम्मत की दाद दीजिए इन माता पिता का, किस तरह से उस दुख को झेलते हुए भी इनको रोज जीना है। खैर, आपके भी बच्चे हैं? जी सर, मेरा भी बच्चा है। हाँ, कहाँ से आई हैं आप? मैं लेह लद्दाख से हूँ सर। आप लेह लद्दाख से? जी, लेह लद्दाख से हूँ। अभी मैं चंडीगढ़ से आया हूँ यहाँ पे। अच्छा। मेरे बच्चे के लिए। तो आप लेह लद्दाख रहती हैं कि इधर ही रहती हैं, चंडीगढ़ या दिल्ली कहीं रहती हैं? चंडीगढ़। चंडीगढ़ रहती हैं। तो आपके बच्चे में कितने साल का आपका बच्चा है? मेरा बच्चा 8 साल का है। बीमार होके 2 साल हो गया सर। 2 साल बीमार होके हाँ, आ गया? 2 साल। तो ही इज एट होम और इन द हॉस्पिटल राइट नाउ? होम सर। कीपिंग एट होम। यस, होम। फिर हमारे बच्चा का जो बीमारी है ना, वो मैं हिंदी थोड़ा नहीं, आप बोलिए, हिंदी बहुत अच्छा है आपका, बताइए। हाँ। तो हमारा बच्चा जो, जैसे कि सर ने बोला था, सेम हुआ था। उसका कंडीशन भी थोड़ा गिरने लगा, फिर उसके बाद 15 दिन में वो बेड पे आ गया। फिर 1-2 महीने में उसका बोलना बंद, खाना बंद, सब कुछ बंद हो गया। अभी हम इसलिए हमारा जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है उनको ये कहने के लिए यहाँ पे आज आंदोलन रखा है। हमारे बच्चे के लिए कुछ मेडिसिन कैसे भी करके हमारे बच्चे को। मैं इनका हिंदी थोड़ा बता दी है, मैं इनके शब्द को सही कर देता हूँ। ये आंदोलन करने वाले लोग नहीं हैं, ये सरकार से एक प्रार्थना करने आए हैं, एक गुजारिश करने आए हैं कि देखिए, एक मासूम बच्चे को देख करके कम से कम आपको इतना तो समझना चाहिए। आपके भी बच्चे होंगे, अपने ना हो, पड़ोस में होंगे, घर में होंगे, किसी और के बच्चे होंगे। इतना तो फीलिंग आपके दिल में होगा कि जो करीब करीब बता रहे हैं ये लोग कि 50,000 के करीब ऐसे बच्चे हैं जो SSP डिजीज से पीड़ित हैं और जो ज़िंदगी की लम्हे गिन रहे हैं। मैं कह सकता हूँ बड़ा मजबूरी में ये शब्द मुझे इस्तेमाल करना पड़ रहा है। और चलिए, ये लोग तो थोड़ा बहुत जहाँ से खर्चा मैनेज कर रहे होंगे जो लग रहा है। आप सोचिए, हमारे ग्रामीण क्षेत्रों में, हमारे उन क्षेत्रों में जहाँ पे लोगों के पास रोजी रोज़गार नहीं है, उनके बच्चों में अगर ये बीमारी होगी भी तो आप यकीन मानिए 1-2 साल तो उनको पता भी नहीं चल रहा होगा कि ये बीमारी है उनको। क्योंकि जब मेट्रोपॉलिटन सिटी में ये बात कर रहे हैं कि डॉक्टर्स के 6-8 महीने धक्के खाने के बाद फिर कोई कहता है, ऐसा कोई नॉलेजेबल डॉक्टर मिल गया इनको, कहा न्यूरो सर्जन के पास जाइए, आप न्यूरोलॉजिस्ट के पास जाइए, ले गए, वहाँ पर दिखाया, तब इनको पता चला। तो आप समझ सकते हैं कि जो हमारा भारत एक ग्रामीण परिवेशों का देश है, उस देश में ग्रामीण में रहने वाले लोगों के बच्चों के पास के साथ अगर ऐसा होगा तो उनको कब पता चलेगा? शायद कभी पता भी ना चला होगा, और उनका बच्चा शायद, आगे मैं बोलना नहीं चाहता। खैर, तो आप करती क्या है मुझे ये बताइए? मैं हाउस वाइफ हूँ सर। आप हाउस वाइफ हैं? आपके हस्बैंड क्या करते हैं? मेरे हस्बैंड आर्मी में है। आर्मी में? जी, तो हम तो वैसे खर्चा चला लेता है क्योंकि आर्मी में थोड़ा बहुत पैसा हो। जो फार्मर्स लोग हैं उनके लिए बहुत दिक्कत है। हमें दिक्कत हो रहा है पैसे के लिए, बच्चे को वहाँ लेके जाना, ट्रैवल भी, जैसे सर ने बोला था, अकेला वो ट्रांसपोर्ट में नहीं लेके जा सकता है। फिर हम खाना पीना कैसे करता है ये हम पेरेंट्स को पता है सर। देखिए, ये हमारे भारत की खूबसूरती है। इनका बच्चा किस हाल में है, SSP से पीड़ित है, वो किस हाल में हॉस्पिटल में है, मैं आपको बता चुका हूँ। लेकिन ये कह रही है कि हमारे हस्बैंड आर्मी में है, हमारे पास तो थोड़ा बहुत पैसा है, चलिए काम चल जाएगा, बच्चे को देखभाल कर पा रही हूँ। लेकिन भारत के उन गरीब लोगों का क्या हाल है जिनके पास पैसे ना हो, उनके बच्चे इस हाल में हो, इस दुख में रहते हुए भी, इस पीड़ा को झेलते हुए भी आपके पीड़ा की बात कर रही है। यही तो हमारा हिंदुस्तान की खूबसूरती है और मोहब्बत की बात है। आई एम वेरी प्राउड ऑफ यू मैम। आपने जो कहा, आप इतनी अपने किसी का बच्चा इस हाल में पड़ा हो और उसके बावजूद भी वो आपके लिए सोच रहा हो, बहुत बड़ी बात है हमारे लिए, बहुत बड़ी बात है। शायद मैं भी ऐसा नहीं कर पाऊंगा ऑनेस्टली, जैसा इन्होंने कहा अभी। ग्रेट मैम। तो एनीवे, अभी आप सरकार से क्या चाहती हैं? बस हमारे बच्चों के लिए मेडिसिन सेफ और चाइल्ड बोलना चाहती हूँ। हमारा जो गवर्नमेंट को जल्द से जल्द हमारे बच्चे को, क्योंकि 1-2 महीने में हमारा जो ग्रुप में एक बच्चा है वो डेथ हो रहा है, तो हमें कैसा लगेगा। इसलिए हम आज यहाँ पे आया, हमें बच्चा छोड़ के, क्योंकि माँ के बिना बच्चा नहीं रह सकता है, तो हम बच्चा छोड़ के आज यहाँ। पेरेंट्स है, माँ है, क्या गुजर रही है इन पे। हमने एक प्रोग्राम में कहा था, जब DMD का प्रोग्राम कर रहा था, क्या सरकार जहाँ पे कॉरपोरेट हाउस के 12-12 लाख करोड़ माफ़ कर दिए जाते हैं, क्या अगर इस देश में 50,000 के करीब ऐसे बच्चे हों, SSP के डिजीज़ वाले बच्चे हों, जो पता नहीं अपनी ज़िंदगी के आखिरी लम्हे गिन रहे हों शायद,
और डीएमडी के पेशेंट बच्चे हों, ऐसे बच्चों के लिए सरकार क्या दवाई फ्री नहीं कर सकती? कम से कम माता पिता को इतना तो फैसिलिटी और सहूलियत तो मिलता, वो दुख में रो लेगी अपना। ये माँ रो रही है, ये पिता है, इनके दिल पे क्या गुजर रही है, थोड़ा मजबूती से खड़े होंगे, लेकिन अंदर जो चल रहा है मैं समझ सकता हूँ। इनके बहुत सारे पेरेंट्स खड़े हैं यहाँ पे। क्या ऐसा कोई ऐसा कुछ इंतजामात नहीं किए जा सकते जिसमें बच्चों का कम से कम मेडिसिन फ्री हो जाए? खासकर ऐसा सेंटर हो जहाँ पे आप एक जिला में एक बना दीजिए, एक राज्य में एक जगह बोल दीजिए पिताजी माता जाके वहाँ से दवाई ले आएंगे, कम से कम उन पे पैसों का बोझ तो नहीं पड़ेगा। पता है लाइलाज है, अभी इसकी कोई इलाज नहीं है, लेकिन क्या सरकार जिनके वोट से उनको सारे ऐशो आराम सुविधा मिलती है, सिर्फ एक डिसीजन ही तो लेना है कि इस तरह के जो बच्चे हों उनका इलाज या उनका दवाई जो भी लगेगा वो फ्री ऑफ कॉस्ट होगा। इन लोगों का चेहरा दिखाइए, इन सबके परिवार में ऐसे बच्चे हैं। क्या इनके हालात देखिए आपको लगते हैं कि कोई आदमी इसमें से जो 5% लोग होंगे जो 25-30 हज़ार रुपये महीने का खर्च कर लेंगे, लेकिन इसमें से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो 10,000 की नौकरी कर रहे होंगे। मैं खुद सर हूँ, किसान हूँ मैं। 2 एकड़ खेती है मेरी तरफ। किसान है आप? किसान है, महाराष्ट्र से हूँ मैं, जलगांव जिला। ये मेरी बेटी लास्ट स्टेप पे है, वो देखो ऊपर ऐसे हो जाए ले अभी, तभी मैं यहाँ आया हूँ कि जो आगे बच्चे हैं उनके लिए कुछ मुसीबत ना हो। हमारा 4 साल से है हमारा बच्चा इसी स्थिति को झेल रहा है, बहुत बुरी कंडीशन है। कितने साल के? हमारा 14 साल का बच्चा है, वो 3 साल से मेरा 8 साल का बच्चा है जो वो भी बेड पे आ गया है, तो कुछ बोल नहीं पाता, चल नहीं पाता, कुछ भी नहीं हो रहा है। अबूबन आप बात करेंगे औसत 8 साल से 15 साल के बच्चे सबके इसमें है। 8 से 15 के 8 साल से 15 साल, क्योंकि ये बीमारी का सिम्टम्स जो इन्होंने थोड़ा बताया मैं समझ गया उसको, क्योंकि मैं जानता हूँ, क्योंकि ये जो पीरियड है 8 से 15 साल वाला, इसी में सबको 7 से 8 साल 8 से 15 साल के बीच में बच्चे के 32 साल के मेरा बच्चा 22 साल का है। 22 साल का। हाँ, और 32 साल के आदमी को भी हुआ है। हाँ नहीं देखिए, एक्सेप्शन है, जैसे डीएमडी के केस में भी है, एक्सेप्शन है, लेकिन औसत एवरेज एज आप उठा के देखिए, मैं डीएमडी का जानता हूँ, 17 साल के उनकी एवरेज एज मानी जाती है, लेकिन वो आगे चला जाए वो अलग बात है। लेकिन चलिए बात ये नहीं है, बात ये है कि जो प्रोलॉन्ग्ड इलनेस है, चाहे 17 साल के हों चाहे 32 साल के, उनके घर वालों पे क्या गुजरती है? जिसके साथ वो है बच्चा बेड रिडन है वो तो है ही, लेकिन वो घर वाले रोज मरते हैं। रोज ही मरते हैं सर, रोज ही बुरा हाल होता है। एक माँ अपने बच्चों को देखती है जब उसके आंखों के सामने, जॉब भी नहीं कर सके। मैं एक शब्द मुझे बोलना पड़ेगा, एक शब्द मुझे बोलना पड़ेगा, इस देश में सबसे बड़ा दुख क्या है आपको पता है? किसी माँ बाप के कंधों पे उसके बच्चे का शव। इस दुनिया में उससे बड़ा दुख कुछ नहीं है। ये वो माँ बाप है जो खड़े होकर देख रहे हैं अपने बच्चों को तिल तिल हर दिन आखिरी सांसें गिनते हुए, लेकिन कम से कम उसके आखिरी वक्त में उसको जो दवाई दिया जा सकता है, इलाज ना सही ना हो, कोई जब है ही नहीं तो करेंगे क्या, लेकिन कम से कम उसको इलाज में दवाई में जो खर्च हो, चाहे जो उसका दवाई देना हो, वो तो कम से कम फ्री हो जाए। चलिए हम तो शर्मा जी, सर मैं यहाँ पर कहना चाहूँगा आपके माध्यम से कि जैसा आपने कहा लाइलाज है, लेकिन आज की डेट में हमारी साइंस, हमारी टेक्नोलॉजी इतनी उन्नत है कि हम कई बीमारियों की खोज कर सकते हैं। एक कारण ये हो सकता है कि सरकार के पास पूरी तरह से आंकड़े ना हो, दूसरा कारण ये हो सकता है कि नंबर कम है और बीमारियों की अपेक्षा, इसलिए शायद इस तरह की दवाई की खोज नहीं हो रही है। लेकिन हमारी यहाँ पर सब लोग जो इकट्ठे हैं उन सब की रिक्वेस्ट यही है, प्राइमरी रिक्वेस्ट यही है कि सरकार प्लीज़ उसमें एक वैक्सीन, कुछ दवाई की रिसर्च करे, जो ICMR वगैरह रिसर्च एजेंसी हैं उसमें कुछ करके दवाई निकाले कि बच्चे इस स्थिति से बाहर आएँ और आने वाले समय में और बच्चे इससे परेशान ना हों। दूसरी चीज़ ये है कि ये बीमारी जो है वो नॉर्मली अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़ में है, जो कि डेवलपिंग कंट्री है जैसे इंडिया, जो कम्प्लीटली डेवलप है, अमेरिका वगैरह में ये नहीं है। तो इसलिए हम उनकी तरफ भी ज़्यादा अपेक्षा नहीं रख सकते, क्योंकि कई बार क्या होता है कि कुछ दवाइयाँ विदेशों में डेवलप होती हैं, फिर वो धीरे धीरे हिंदुस्तान में और जहाँ पर नहीं हो पाई हैं वहाँ हो जाती हैं। लेकिन ये समस्या केवल हमारी समस्या है, ये विश्व की समस्या नहीं है, तो उसमें हमारी सरकार को ही कुछ हमारी हेल्प करनी होगी। ये अमित शर्मा जी, आपने एक बात कही है शुरू में कि हम पे ध्यान नहीं दिया जा रहा क्योंकि हमारी संख्या कम है, ऐसी बीमारियों की संख्या कम है। क्या पूरा देश में फैल जाएगा तब सरकार जागेगी? नहीं, मैं इसलिए आपको ये बात कर रहा हूँ, क्योर तो तभी होना चाहिए ना जब ये जड़ फैला रहा है ना, पूरे देश के बच्चों का हो जाएगा तब सरकार जागेगी। हाँ बिल्कुल, शायद उन्हें पता नहीं है, इसीलिए कहने मेरा भी बेटा है, वो 15 साल का है, जो क्रिकेटर खेलता था, आज टॉप करता था स्कूल में, आज बिस्तर पर है। और आज हम यहाँ हैं, हमें ये नहीं पता कि कल वो हमें मिलेगा कि नहीं।
लेकिन हम सिर्फ सरकार से यही चाहते हैं, हमें राजनीति नहीं खेलनी है, नहीं चाहिए। हमें सिर्फ हमारे सरकार से वैक्सीन या तो मेडिसिन निकाले, क्योंकि हमारे बच्चे जो ऐसे हैं जो हज़ारों में हैं। आप प्लीज़ वो काम मत कीजिए जो लाखों में पूरे भारत में फैले, और जो हम झेल रहे और माँ बाप झेले वो। और ऐसे माँ बाप भी है, आज हमारे पास है, हम कहीं से भी कर रहे हैं अरेंज अपने बच्चों के लिए, लेकिन ऐसे माँ बाप है जिनको खाने को भी रोटी नहीं है, बट अपने बच्चों को देख रहे वो। सरकार से ये भी है कि वो उनके भी थोड़ा ध्यान दे, उनका भी थोड़ा करे, उनकी भी थोड़ी फैसिलिटी दे कि वो अपने बच्चों के लिए कुछ कर सके। चलिए अभी जी, मैं समझता हूँ कि आप जैसे पेरेंट्स हैं, बहुत सारे बिखरे हुए पेरेंट्स होंगे जिनसे आप कांटेक्ट में नहीं होंगे, तो आप कोई ऐसा नंबर दे दीजिए जो कि मैं अपने उस पर चला दूँ, ताकि और माता पिता आप लोगों से जुड़ सके। नंबर कोई डालना चाहे तो डाल दीजिए, ताकि आप लोगों को थोड़ा सहारा भी मिले। और सब ग्रुप का ही है सर। ठीक है, मैं डाल दूंगा। मैं आप लोग सिर्फ आखिर में एक चीज़ कहना चाहता हूँ कि अगर आप कुछ नहीं कर सकते, मैं अपने व्यूअर से कहना चाहता हूँ, जनता से कहना चाहता हूँ, दुआ जरूर कीजिएगा कि इनके बच्चे ठीक हो जाए। हाँ जी। 1.5 साल से मेरा भी कारोबार एसएसपी की बीमारी के कारण बंद चल रहा है। मेरा बेटा भी 6 मंथ से वेंटिलेटर पर है सर। 6 महीने से वेंटिलेटर पर है सर। कहाँ से आए आप? मैं अलीगढ़ यूपी का हूँ सर। ये धीरे धीरे सर बीमारी चालू हुई तो झटके आते हैं इस बीमारी में। फिर उसके बाद हम आगरा लेके गए तो न्यूरोलॉजी ने मना कर दिया, आप सीधे लेके जाइए एम्स में लेके। फर्स्ट चाइल्ड है आपका? जी सर, फर्स्ट ही है सर। हाँ जी। अभी 6 साल का है सर, बेड पर है 6 मंथ से। चलिए, मैं तो एक चीज़ जानता हूँ कि हम जिस परिवेश, जिस संस्कृति में रहते हैं, जब बच्चा पैदा होता है तो कितनी धूमधाम, खुशियाँ, ये वो, 1 महीना तक फंक्शन ही फंक्शन चलते रहते हैं। लेकिन सोचिए, जब 6 महीने के बाद ही, 8 महीने बाद ही, या 2 साल 4 साल बाद ही उस घर में ये पता चले कि जब तक उस बच्चे की उम्र रहे तब तक उस घर के परिवार मर के जीते रहते हैं। बहुत से पेरेंट्स ने क्या आत्महत्या कर ली। बहुत से पेरेंट्स ने आत्महत्या कर ली। अभी एक चंद्रपुर के भैया ने आत्महत्या कर ली। उनके 10-11 साल का बेटा था, उनके पास तो कुछ भी नहीं, कुछ प्रॉपर्टी नहीं, खेती काम करते, मजदूरी से वो माँ उसको पाल रही बच्चे को। उनसे हमारी कल ही बात हुई, लेकिन उनके पास भाड़ा नहीं था यहाँ आने के लिए। क्या करेंगे? सुसाइड कर चुके हैं। बहुत से पेरेंट्स सुसाइड कर रहे हैं, अभी भी कर रहे हैं। आज दिल्ली में किसी इसने दवाई खा ली थी, कल जहर खाई। नहीं, मैं तो यहाँ पे गुजारिश करूँगा कि ज़िंदगी मिली है, ज़िंदगी संघर्ष का ही नाम है। ऐसा कदम कोई ना उठाए, उस बच्चों के साथ खड़े हों। वो बच्चा जो झेल रहा है उसके साथ हिम्मत बांध के आपको खड़ा होना पड़ेगा। ऊपर वाले ने जो कर दिया उसको हम मिटा तो नहीं सकते, लेकिन हिम्मत और हौसला जरूर दिखा सकते हैं। ऐसा कोई कदम ना उठाएं कोई। नमस्कार।